Okay. Now, British in India wanted not only the territorial conquest and control, they also felt that there is a cultural mission. उनका काम था कि यहाँ के लोगों को वो सिविलाइज करना. सिविलाइज करने का क्या मतलब है? They want us to be a better slaves. वो चाहते थे कि हम एक अच्छे स्लेव उनके बन जाएं, नौकर बन जाएं. उसके लिए हमें सिविलाइज होना जरूरी है, क्योंकि हम अपने कल्चर में अगर रहेंगे तो हम उनकी कैसे सर्विस कर सकते हैं. इसके लिए उन्होंने क्या किया? लॉर्ड मैकाले की एक शिक्षा नीति थी, दैट इज द एजुकेशन पॉलिसी, वो यहाँ पर लागू की. दे वांट अस दैट वी शुड लर्न इंग्लिश. और हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति थी, शिक्षा पद्धति, तो उसको उन्होंने क्या किया बताइए? कंप्लीटली खत्म किया और कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू की. क्या आप जानते हैं कॉन्वेंट एजुकेशन क्या होती है? कॉन्वेंट एजुकेशन का मतलब है जहाँ इंग्लिश कंपलसरी होती है, और वहाँ पर वो लोग क्या देते थे उसके लिए? दे आर गिविंग सब्सिडी. खोल दो, दरवाजा खोलो दोनों. तो उसके लिए वो सब्सिडी देते थे. तो उससे क्या हुआ? लोगों को अगर जहाँ कम पैसे में एजुकेशन मिलेगी वहाँ पढ़ने जाएंगे कि गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे? गुरुकुल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो सब्सिडी देते थे. और इसके अलावा जो लोग वहाँ से पढ़ के निकलते थे उनको वो सिविल सर्विसेज या किसी सर्विसेज में नौकरी भी दे रहे थे. तो चूंकि उन्हीं की सरकार थी, तो अब धीरे धीरे हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति की समाप्त होती चली गई. गुरुकुल शिक्षा पद्धति का मतलब आप लोग समझते हो कि क्या है? वहां पर गुरु बच्चों को सिखाता था और श्रुति के माध्यम से. श्रुति का मतलब है लिखने वाला काम नहीं था, वो उनको मेमोराइज कराता था. फिर वो गुरु बनते थे, वो अगली पीढ़ी को मेमोराइज कराते थे. सो इन दिस मैनर हमारे यहाँ शिक्षा चलती थी. और हमारे यहाँ की जो शिक्षा है अभी भी आप लोग देखते हो, वैदिक गणित ये सब, तो उन्होंने उस चीज को बोला कि इट इज बेटर. जैसे अभी हम लोगों ने पिछले भी उसमें पढ़ा था कि इट इज बेटर टू हैव ए लाइब्रेरी ऑफ यूरोपियन बुक्स, इसी में भी आने वाला है, देन टू हैव लॉट्स ऑफ इंडियन लिटरेचर. तो उन्होंने, आपको मालूम है कि जो हम लोग हैं ओरिएंटल कहलाते हैं, और जो इधर वाले लोग हैं वो कौन से कहलाते हैं? दैट इज ये. तो यहाँ पर ये इंडियंस हैं, और इंडियंस के अलावा ये जापान हो गया, और ये सारा. तो यहाँ से ये यूरोप है. यूरोप को वो लोग वेस्टर्न कल्चर कहते थे, वेस्टर्न कल्चर. और इधर वाले को, एशिया को क्या कहते थे? ओरिएंटल. तो वो लोग हमारा ओरिएंटल्स कह के मजाक उड़ाते थे, ओरिएंटल कल्चर. एंड दे से कि दो इट इज विविड, ये बहुत बड़ा है, बट इट इज वेस्ट. इसका जो है एडवांसमेंट में कोई योगदान नहीं है, हमें पीछे ले जाने वाला. हम लोग को ये ऐसे बताते थे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको किस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा? वेस्टर्न. ये चीज, ये पूरा इस चैप्टर में धीरे धीरे बताया जाएगा. नाउ अब देखिए, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. ये चैप्टर 7 निकालो, है 7 चैप्टर निकालो. हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन. आप लोग पहले सेलिब्रेट करिए अविश का बर्थडे, फिर उसके बाद आगे की बात करिए. तो उनके क्या आइडियाज थे? दैट द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. पढ़ो क्या लिखा है? ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. हम लोग ओरिएंटल थे ना? यस. तो in 1783 विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता. 1783 उन्होंने क्या देखा? विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता. तो क्या मंगल उनका सिर्फ ये उद्देश्य था कि हम इंग्लिश सीख जाएं, कि दे आर हैविंग सम हिडन एजेंडा? यस, दे आर अबाउट मिशनरी. वो एक मिशन पर थे. उनका मिशन था कि यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बना देना, जिससे कि वो हमारे साथ गद्दारी ना करें. अगर हम इंडियंस रहेंगे तो इंग्लिश सीखने के बाद भी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि हम भी क्रिश्चियन बने तो हम उनको देखेंगे ऐसे करते हैं क्रिश्चियन, हम भी करें, तो हम नकल करना सीख जाएंगे. तो हमें एक बेटर स्लेवरी कैसे आ सकती है? अगर हम उनका धर्म अडॉप्ट कर लें.
समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये चीजें, इसके लिए विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता, उसने वहां मिशनरी शुरू कर दी और उसमें फ्री में बुक्स देना, जो आएगा तो उसको 2,000 रुपए देना, घर देना। जैसे सबसे पहले बाबर अकबर आए थे तो वो जानते थे कि अगर इंडियन हिंदूज होंगे तो क्या वो उनके अच्छे वो बन पाएंगे? वो गद्दारी कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, हाँ कौन मुस्लिम बनना चाहता है? तो बहुत सारे लोग तैयार होकर बोले इतना पैसा मिलेगा, इतनी दीनार मिलेगी, घर मिलेगा। तो जो बहुत गरीब लोग थे, यहाँ के दलित लोग थे, जो फोर्थ क्लास के लोग होते हैं नहीं, दलित लोग, वो तो गरीब हैं। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वो तो बेटर टू डू थे, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। लेकिन जो फोर्थ क्लास के दलित हैं, मोची हैं, नाई है, कहार है, उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और उससे उनको घर मिला। और उससे क्या हुआ? इस्लाम बढ़ा। यही चीज इस्लाम जैसे बढ़ा, अब उन्हीं को, वही दलित जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अब उनको अगर फिर पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे बताओ? फिर वो तो गरीब के गरीब है ना, तो उनको उन्होंने फिर लालच दिया, मिशनरी चलाई और धीरे धीरे उनको किसमें कन्वर्ट किया? बिकॉज पुअर्स आर वेरी इजी टू चेंज देयर रिलीजन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये चीज हुआ। अब देखो विलियम जोन्स कौन था? पहले तो तुम ये बताओ, क्या वो एक लिंग्विस्ट था? लिंग्विस्ट का क्या मतलब होता है? विलियम जोन्स वाज ए लिंग्विस्ट, ही वाज ए मल्टीलिंगुअल, ही वाज हैविंग नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। तो उसने सबसे पहले यहाँ के इंडियन लिटरेचर पढ़ा कि वास्तव में इसमें है क्या, ऐसे कमेंट करना, किसी को मोल्ड करना है तो तुम्हें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो क्या तुम किसी को मोल्ड कर सकते हो? प्रभावित करने के लिए उसका भी जानो और अपना भी जानो, तब तो उसको बता पाओगे। तो इसके लिए वो कौन था? लिंग्विस्टिक। देखो लिखा है बोर्ड में, ही वाज लिंग्विस्ट। तो उसको कौन कौन सी नॉलेज आती थी? He was well versed, he had known with Greek, Latin, French and English. He knew ग्रीक यानी यूनानी, लैटिन भी वही है, आसपास की है। लैटिन अमेरिका जानते हो? साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहाँ पे स्पेनिश। तो लैटिन और स्पेनिश वहाँ पे लोग बहुत शासन किए थे। और इसके अलावा फ्रेंच, सर लैटिन का मॉडर्न नाम है स्पेनिश। हाँ, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज है। अब उन्होंने इसके बाद पिक्ड अप अरेबिक, फ्रेंच एंड लर्न पर्शियन। पर्शियन कहाँ की लैंग्वेज है बताओ? सर इंडिया में यूज होती थी पहले। होती थी, लेकिन ये ईरान की थी। ये ईरान है। इसको पहले क्या कहा जाता था? पर्सिया। पर्सिया का मतलब फारसी, यहाँ फारसी लोग थे। तो पर्शियन लोग बहुत अच्छे होते थे, लेकिन फिर यहाँ पर बाद में ईरान, जैसे यहाँ खलीफेट, या ये कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर है ना, जो सुल्तान, उन्होंने सारे पर्शियंस को मार दिया और फिर इस समय शिया लोग रह रहे हैं यहाँ पर। वरना पूरे 100% अब कोई नहीं रह रहे। दुनिया में 5,000 पर्शियंस हैं, फारसी, वो भारत ने उनको शरण दी थी। उनमें रतन टाटा और बिरला गोभी, सब दुनिया में 5,000 पर्शियंस हैं, वो भारत में। पर्शियंस क्या? फारसी, वो ज़ोरास्ट्रियन, उनके धर्म संस्थापक कौन थे? ज़ोरास्ट्रियन। उनका अपना अलग कल्चर था। लेकिन जब यहाँ पर मुगल सल्तनत फैली ये गल्फ कंट्रीज में, तो वो पर्शिया में भी गई। तो वो जहाँ गई फिर वहाँ एक्सकेवेट करती गई, लोगों को बेहेड करती गई। तो यहाँ सारे पर्शियंस को मार दिया और फिर उसके बाद वो जो भागे, उनमें से 5,000 को किसने शरण दी? इंडिया ने। बात समझ आ गई। लेकिन पर्शियन लैंग्वेज अभी भी ईरान में बोली जाती है और वो शिया बहुल है। शिया तो तुमको मालूम है ना, हमने कई बार बता दी। चलो अब इसके बाद उन्होंने, विलियम जोन्स ने किनको पकड़ा बोलो? एक पर्शियन गुरु को, और उन्होंने उनसे फारसी सीखी। देखो लिखा है तुम्हारी बुक में, क्या सीखा? He learned पर्शियन ऑल्सो। अब इन सब लैंग्वेज का क्या हुआ बताइए? He also spent many hours with pandits and learned संस्कृत also। सब सीख लिया।
दो पर्शियन एंड संस्कृत ऑल्सो। अब जरा देखिए, उन्होंने इंडियन टेक्स्ट पढ़े, ये सब पढ़े। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल। उन्होंने ये पता लगाया कि और उस समय कौन कौन था जो इंडियन लिटरेचर पढ़ रहा था, ऐसे और कौन कौन से ब्रिटिशर्स थे। तो उनको दो लोगों का नाम पता, वो कौन कौन है जरा देखो तो। So, he, ठीक है, मेड कॉन्टेक्ट विद हेनरी थॉमस कोलब्रूक एंड नेथेनियल हेलहेड। He made contact, उनसे भी उसने कांटेक्ट बनाया। Made contact with हेनरी थॉमस, इन्हें कोलब्रूक ही कहा जा सकता है, कोलब्रूक एंड नेथेनियल, दो लोगों से कांटेक्ट बनाया। ठीक है, हेलहेड, जो यही सारे काम कर रहे थे। ओके, इन सबको क्या कहा जाता है? He set up Asiatic Society of Bengal and started Asiatic researches। ये बहुत बड़ी बात है, ये क्वेश्चन बन गया 3 नंबर का। That is, he set up एशियाटिक का मतलब है पूरी एशिया का, जहां जहां का भी लिटरेचर है, बुद्धिस्ट है, चाइनीज है, कोई भी लिटरेचर है, वहां पर इकट्ठा किया। ठीक है, तो ही सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखिए, came to represent a particular attitude। इनका एटीट्यूड क्या था? They shared a deep respect for civilization। ऐसे ये जेम्स मिल की तरह नहीं थे, ये थोड़ा रिस्पेक्ट करते थे, ये जो यहाँ का ओरिएंटल कल्चर था उसकी रिस्पेक्ट करते थे, ले वो जानना भी चाहते थे। They felt they attained its glory in the ancient past। ये सोचते थे भारत पहले सोने की चिड़िया था। We have attained a glory in the ancient past, but due to orthodox, हम लोग रूढ़िवादी हो गए थे, बहुत सारी हमारे समाज में कुरीतियां आ गई थी। कभी कभी जब कोई कल्चर या रिलीजन पुराना होता जाता है और उसमें कोई रिवीजन नहीं होता है, तो उसके लिए रिफॉर्मर्स की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए, विवेकानंद हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने, दयानंद सरस्वती, या ऐसे कई रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने हमारे समाज में सुधार किए। तो इन्होंने सोचा फिर से रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं तो ये यूरोपियंस की बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, यूरोपियंस आगे क्यों निकल गए थे बताओ, ये बताओ सर। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी को ज्यादा मान्यता दी। टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूरोप में, ब्रिटेन में जेम्स वाट ने ही अकेले 2000 इन्वेंशंस कर डाले, 2000 इन्वेंशन। और उसी ने किसका इन्वेंशन कर दिया बताइए? दैट इज इंजन का, स्टीम इंजन का। वहां ट्रेनें चलने लगी, स्पिनिंग जेनी का कर डाला। एक सूत कटता है ना तकली से, थ्रेड बनता है, उसकी स्पिनिंग जेनी से 10,000 सूत कट रहे थे, थ्रेड। अब इतना कॉटन, फटाफट वहां पर कपड़े बनने लगे। कपड़े बनने लगे तो उसके लिए कच्चा माल के लिए ट्रेनें थी, ट्रेन भी बन गई। और ट्रेन के लिए हमारे यहाँ उन्होंने कॉलोनाइजेशन क्यों किया बताओ? सिर्फ कॉटन और कोयले के लिए तो किया। उनको क्या इंटरेस्ट था हमें से? सिर्फ इसलिए सिल्क तो पहले ले जाते थे, सिल्क हमसे लेते थे, सोना दे जाते थे। अदरवाइज उन्होंने सिल्क को ज्यादा वो नहीं किया, मेनली उनका गोल्ड पर था। तो उन्होंने हमारे यहाँ से क्या किया बताइए? 2 रुपए का कॉटन लिया, 200 रुपए की शर्ट हमको बेची। धीरे धीरे उनका क्या हो गया, यहाँ का सारा रेवेन्यू उनके हाथ में आ गया, फिर तो यहीं के पैसे से करने लगे। तो आप ये समझ गए ना कि यूरोप क्यों मॉडर्न था? क्योंकि दे हैव हाई टेक्नोलॉजी। और जो आसपास के थे, एक एक करके फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगीज, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सब आसपास से सारे के सारे विकसित होने लग गए। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले पहुंच चुका था। तो वहाँ पर 1875 में वहाँ बहुत ज़्यादा, इतना धुआं होता था कि सूरज नहीं दिखाई पड़ता था। 1875 में मैनचेस्टर में इतना धुआं होता था। तो आप अर्बनाइजेशन, सिविलाइजेशन हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ अगर ये लोग इतना कल्चर और मिथ पे ही रहेंगे
भगवान को रिलीजियस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो फिर हम लोग आगे कब बढ़ेंगे? तो इंडियंस को अगर आगे बढ़ना है, इंग्लिश के साथ चलना है, वो यहाँ पर भी लाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? वी हैव टू डू सम रिफॉर्म. दे रिस्पेक्ट अवर कल्चर, बट दे आल्सो वांटेड दैट वी शुड मेक सम रिफॉर्म्स. ये भी तो वो चाहते थे कि नहीं? और रिफॉर्म्स करें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें. इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो उनके अच्छे स्लेव्स बन पाएंगे. बात समझाएगी नहीं? और अगर हम अपनी अपनी लैंग्वेज सीखेंगे तो हमारा कल्चर, तुमको ये बात मालूम है कि हम अगर अपने कल्चर से स्ट्रिक्ट रहेंगे तो हिंदुओं ने वो गाय की चर्बी की वजह से बगावत कर दी थी और मुसलमानों ने सुअर की चर्बी की वजह से कर दी थी. तो अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे धर्म में तो फिर हम उनकी कैसे वो स्लेवरी कर पाएंगे, सर्विस कर पाएंगे? तो वो चाहते थे कि हम लोग अपने अपने धर्म से निकलें और एडवांसमेंट की ओर आगे बढ़े. बोलो, बात समझ में आ गई? अब ये देखिए, इसमें ओल्ड रूम का फोटो बना हुआ है. इसके लिए इन्होंने क्या किया बताइए? नेसेसरी द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, उन्होंने हमारे ऐसे टेक्स्ट निकाले, हिंदू और मुस्लिम दोनों के टेक्स्ट निकाले, जिसमें ये बात कही गई थी कि रेडिकुलस, जो 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 हम लोगों की प्रैक्टिस थी उसको छोड़ने की बात कही गई थी. टेक्स्ट में, हमारी टेक्स्ट में सब चीज़ें हैं, लेकिन जो पंडित लोग हैं, मौलवी लोग हैं, वो तो अपने फायदे की बात करते हैं. इन लोगों ने क्या किया? ऐसी बातें बताई, देखो तुम लोग ऐसे कर रहे हो, ये टेक्स्ट में तुम्हारे वेदों में क्या लिखा है, देखो तुम्हारी कुरान में क्या लिखा है, ऐसे मत करो. तो ये सब चीज़ उन्होंने पकड़ी और फिर वो लोगों को रिफर कर करके बताई. बात समझ में आई कि नहीं? ये लिखा है यहाँ पर कि सारी चीज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल टेक्स्ट. सो जोन्स एंड कोलरब्रुक ने ये काम किया. एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ा, उसकी मीनिंग पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया. जो बहुत कुरान भी है, कुरान अरेबिक में, अरेबिक किसी को समझ में नहीं आती है, अगर उसको उर्दू में अनुवाद किया जाए या हिंदी में तो ही लोग समझ पाते हैं. यहाँ कितने लोग अरेबिक बोलते हैं? नहीं समझ पाते हैं. तो जो जहाँ की नेटिव लैंग्वेज होती, सही बात है, क्या तुम अरेबिक जानती हो? पता ही नहीं चलती है. हमने तो बहुत लोगों से सुना, ऑटो वाले किसी नहीं समझ पाते. इट इज़ हार्ड लैंग्वेज. जो बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं और लॉरेट हैं, वो भी अरबिक की सही तरीके से ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरे देश की लैंग्वेज है ना. तो इसको यहाँ के लोगों को, और अगर कोई ऐसे पढ़ दे अरेबिक में कुरान, बोले इसमें अल्लाह कह रहे हैं ऐसे ऐसे करो, नहीं तो वहाँ जाओगे, यहाँ चले जाएंगे. पता ही नहीं है उनको कि अरेबिक क्या है. कुछ भी कहो ऐसे संस्कृत में कि मन मना भो मत भक्तो मत जाति नमस्कुरु मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तुरंत ते बोल दिया. अच्छा, इसका इतना ऐसा मतलब. अब हिंदी में करो तो बताओ, इन्होंने हिंदी बात समझ में आई कि नहीं? तो जो चीज हमारे लिए अब एलियन हो चुकी थी, उसको यहाँ की लैंग्वेज में, उर्दू हो या तमिल हो, तेलुगु, उन सब में ट्रांसलेट करके लोगों को बताया कि देखो ये बुराइयां हैं और धर्म में लिखा है कि ऐसा मत करो. तो सब फिर लोगों ने किया. बात समझ में आई? तो इस तरीके से उन्होंने हमारे धर्म से हमको ही परिचित कराया. वॉट वी हैव फॉरगॉटन, they have familiarized us that this is your religion, it is so sacred, and where are you going? अच्छी बात तो की ना, हमें बताया हमारे धर्म में क्या है कि ये सब नहीं है. आगे देखो. सो इसकी वजह से क्या हुआ? तो वी इंडियंस, ड्यू टू देम इंडियंस रीडिस्कवर्ड देयर लॉस्ट कल्चर या एंशिएंट कल्चर. हम अपने कल्चर को किसकी वजह से जान पाए? वी rediscovered our ancient culture due to them. और जो हमारे कल्चर में लूप होल्स थे उसके बारे में बताया. तो यहाँ पर लास्ट लाइन इसमें दी गई है. They believed could the British hope to win a place in the hearts of native only, then could be the alien rulers expect to be respected by the subjects. यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है कि they encouraged that along with English, पर्शियन कहाँ की लैंग्वेज? ईरानियन है, तो फारसी, पर्शियन लैंग्वेज, and Sanskrit both are to be included.
इन एजुकेशन सिस्टम। अगर वहाँ नहीं इंक्लूड करोगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? आप 1857 1857 का संग्राम देख ही चुके हो, तो लोग उनको ये लगा कि अगर उनके दिलों में जगह बनानी, लास्ट लाइन लिखी है इसी में कि इफ यू वांट टू विन देयर हार्ट, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ? देन यू हैव टू, यही वाला पेज है ना, तो आपको उनको ये पढ़ाना, ये देखो, प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। तो क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा उनको बताओ? लिखा है कि नहीं? संस्कृत एंड पर्शियन, ऐसा लिखा है, मिला? देखो, if you want to win the make the place in their heart, तो आपको क्या क्या पढ़ाना चाहिए उनको? हाँ लिखा है, तो ये भी लिखा है ना, पर्शियन और संस्कृत, ये भी लिखा है। चलो, now with the object in view of मदरसा, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए मदरसा सेटअप किया। तो मदरसे में वो क्या चीज करने वाले थे बताओ? सर मदरसा नहीं, मद्रासा। एक ही बात है, मदरसा ही कहेंगे, नाम ऐसे ही है, मदरसा, ठीक है? सो देयर ऑब्जेक्टिव वाज दैट along with English, Indian should be taught संस्कृत एंड पर्शियन। ऐसा नहीं कि किसी को भी, हिंदू को पर्शियन नहीं पढ़ाना है, हिंदू को संस्कृत पढ़ाना है, मुस्लिम को पर्शियन। क्यों पढ़ाना है? जिससे कि वे अपने धर्म को जान सके। कुरान की पर्शियन में भी वो ट्रांसलेशन थी, उस समय उर्दू में और हिंदी में नहीं थी, उस समय किस में थी? पर्शियन में। और अरेबिक ज्यादा कठिन है और पर्शियन कैसी है? इजी है पर्शियन। दारा शिकोह ने पर्शियन में बोला है, गर फिरदौस बर रुए दमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, कश्मीर में। बोला है कि नहीं? अरबी में तो समझ। अब जरा देखें बालवासी कि they believe ये उर्दू की अरबी that along with English, ठीक है, Indians are to be taught, क्या क्या सिखाना चाहिए बताओ? संस्कृत एंड पर्शियन। हाँ, संस्कृत एंड पर्शियन। अब देखो उन्होंने क्या किया बताइए? विद द ऑब्जेक्टिव मदरसा सेटअप किया कलकत्ता में। मदरसा क्या होता है? प्लेस ऑफ लर्निंग। मदरसा में क्या चीज होती है बताओ? दैट इज मेनली रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत किस चीज पे जानकारी दी जाती है बताओ? थोड़ी बहुत सब समाज के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो उन्होंने मदरसा सेट किया। और क्या किया बताइए? हिंदू कॉलेज, पहला हिंदू कॉलेज, आज जो बनारस हिंदू BHU है, IIT का सेंटर, तो पहला हिंदू कॉलेज कहाँ सेटअप किया? बनारस। पहला मदरसा कहाँ सेटअप किया? कोलकाता में। They set up first मदरसा, ठीक है? कहां पर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता इन 1781 एंड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहले तो हिंदू कॉलेज सेटअप किया इन बनारस एंड हिंदू कॉलेज एट इन बनारस, उसे अब काशी कहते हैं, यूनिवर्सिटी है। अब वो यूनिवर्सिटी हो गई, उसे BHU कहते हैं और IIT का एक सेंटर है वो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU अब हो गया। पहले हिंदू कॉलेज था। जितने भी राम मंदिर बना है वहां का पंडित यहीं का है, पूरी मदुरई का मंदिर, सभी फेमस मंदिर के पंडित यहीं जाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी पढ़ाते हैं। हैं? हिंदी संस्कृत का टोटल ज्ञान पूरे वैदिक। तो हिंदू कॉलेज इन बनारस। इन हिंदी का तो कुछ था ही नहीं, हिंदी करके कोई लैंग्वेज नहीं, हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज है, सभी भाषाओं वो तो बोली जाती है। अब देखो संस्कृत लिखा है नीचे पढ़ो।
तो उसमें बोलो वहां पर क्या सिखाया जाता था मदरसे में? इस्लामिक लॉ बताए जाते थे, पर्शियन। ये याद रखिए, मदरसा में क्या बताया जाएगा कि इस्लामिक नियम क्या है, पर्शियन क्या है, और यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा? पढ़ो, उसी के अगले पैराग्राफ में लिखा है कि नहीं, संस्कृत। संस्कृत। अगला चित्र देखिए, ये चित्र क्या बता रहा है आपको? कौन सा? ओके, सर इसमें सर जो ओरिएंटल्स है उनको सबसे नीचे रखा है और जो यूरोपियंस है सबसे ऊपर रखा है। सही बात आपने कही है। इट इज ओनली द थीम ऑफ दिस। तो मॉन्यूमेंट इन टू वॉरेन हेस्टिंग बाय रिचर्ड वेस्ट मैकॉर्ड, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया। इसमें क्या क्या चीज दिखाई गई है? That is Orientalist thought to British power, represent how Orientalist thought of British powers in India. You will notice that majestic figure of Hastings, an enthusiastic supporter of Orientalist, is placed between the standing figure of a Pandit on one side and a Munshi on other side. Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them वर्नाकुलर लैंग्वेज। जो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर आया था, ठीक है कि नहीं, तो दैट इज शुरू में कौन आते थे? वॉरेन हेस्टिंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो यहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज का सम्मान कर रहा था। वर्नाकुलर लैंग्वेज तुम समझते हो? लोकल लैंग्वेज। तमिल को तमिल पढ़ाओ, तेलुगु को तेलुगु पढ़ाओ, मैथिली को मैथिली पढ़ाओ, मगही को मगही पढ़ाओ, जो जहाँ की, उसको कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। का मतलब है देसी लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि बीच में वॉरेन हेस्टिंग खड़ा है, एक तरफ कौन है बताओ? मुंशी। मुंशी कौन होता है? सर जो पढ़ाते हैं। मुंशी मौलवी लोग होते हैं, वो सारा काम करते हैं, वो बहुत शिक्षित लोग होते हैं। मुंशी यहाँ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? मुस्लिम समुदाय को। और एक तरफ पंडित है, तो पंडित किसको? फिर से समझो, ये ऐसा क्यों किया? उसने वॉरेन हेस्टिंग ने 10 मुंशी रख लिए और 10 पंडित रख लिए, बोले सब तुम लोग यहाँ बैठो और बताओ तुम्हारे यहाँ का क्या क्या नियम है, तुम बताओ तुम्हारा शरिया कानून क्या है, तुम्हारा इस्लामिक लॉ क्या है, और तुम बताओ तुम्हारे वेदों में क्या लिखा है। और उसको मिला के उसने इंडियन लॉ बना दिया। अब वो इंडियन लॉ अभी पिछले साल तक हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। पिछले साल अब नियम बदल गया ना, नई बुक नहीं आ गई सब, वो सारे लॉस मोदी ने बदल लिए सारे नियम। तो अभी नई कानून आचार संहिता, कानून संहिता आ गई, ठीक है। और नहीं तो अभी तक 75 साल से जो इसने बनाया, जो एक चैप्टर है, इसने उन मौलवियों को बैठा था, मुंशियों को और 10 पंडितों को, बोला निकालो वेदों में, और लिखता गया, बोला यही भारत का कानून। और अभी तक हम लोगों को जब मुस्लिम लोग थे, बोले ये तुम्हारा पर्सनल लॉ है, चलो तुम इसे फॉलो करो, और ये भारत का लॉ। किस कुछ उसने देखा नहीं, बस ऐसे सर एंड 2 बार बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ये चित्र का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्या दिखा रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग ने। अब ये देखिए, नॉट ऑल ऑफिशियल्स shared their view, many were strong in their criticism of the Orientalist। अब जरा इनके मतलब समझो, नीचे साइड में 3 वर्ड लिखे हैं, उन तीनों का मतलब समझो। ओरिएंटलिस्ट किसे कहते हो? Those who know scholarly, those knowledge of the language and culture of Asia। बिल्कुल सही, those with scholar knowledge, ठीक है। ये इतना समझ लो, those who follow the culture of Asia, एशियन कल्चर्स को फॉलो, जो फॉलो करेगा, who follow culture of Asia। मदरसा क्या होता है? The institute where Islamic law and Persian language start। लिखा है, पढ़ो जरा। मदरसा क्या है? ये तो Place of learning। स्कूल और कॉलेज। वो ऊपर लिखा है ना, अरेबिक वर्ड फॉर ए प्लेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। एनी स्कूल और कॉलेज, लेकिन इसका ये मतलब है वेयर रिलीजियस बुक्स आर टॉट मेनली। वहाँ कुरान एसेंशियल,
मदरसा ऐसे ऐसे किसी स्कूल में नहीं, लेकिन जहाँ मदरसे में पढ़ने जाओगे तो वहाँ तुमको कुरान आ जाए। वहीं से तो सारे मौलवी और ये हाफिज ये सब वहीं से तो निकलते हैं। नहीं जाते हैं सब पढ़ने। जनरली मुस्लिम कुरान कौन पढ़ने जाएगा? यस या मुस्लिम क्या जाएंगे वेद पढ़ने? उनका उनसे क्या लेना देना? जो जिसकी जो धर्म है वही तो पढ़ेगा। ठीक है, एनी स्कूल और कॉलेज वेयर क्या चीज पढ़ाई जाएगी बोलो? रिलीजियस बुक्स, कुरान। For example, religious books as per Quran. हाँ, Example मिली. जीएस इस्लामिक रिलीजियस बुक। ठीक है, कौन सी बुक पढ़ाई जाएगी? इस्लामिक। उसमें हदीस पढ़ाई जाएगी, और भी बुक्स होती हैं इन लोगों में। ठीक है, रिलीजियस इस्लामिक लिटरेचर स्टॉक। और तुमको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड की सेकंड जो मोस्ट पॉपुलेशन इस्लाम है। नंबर 1 पे क्रिश्चियन और नंबर 2 पे, इस्लाम। Number 3. हिंदू। नंबर 3 पे बुद्धिज्म है, नंबर 4 पे हिंदू है। Wow. अगला देखो, Number 4. ग्रेव। इतनी सब तुम्हें बात समझ में आ गई? मुंशी कौन होता है? सर जो पढ़ता है लिखता है और जो पर्शियन पढ़ाता है। तो अच्छा जानते हैं। पढ़ते हैं कभी। That is a person who can read, write और जो पर्शियन फारसी भाषा को पढ़ाए। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तुमने पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा. मुहावरा। आपस में बोलते हो कि नहीं? ना नहीं बोलता. बोलना करो। सर हिंदी Now, those who जो read and teach पर्शियन, रीड भी कर, खुद पढ़े भी, और लिखते those who read and teach पर्शियन, फारसी, इसको क्या कहते हैं? फारसी। वर्नाकुलर क्या होता है? सर एक लोकल लैंग्वेज देसी लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज। देसी लैंग्वेज. अरे वर्नाकुलर को देसी लैंग्वेज। वही बात है, लैंग्वेज। तो वारन हेस्टिंग का ये कहना था तेलुगु वालों को तेलुगु में पढ़ाओ, तभी तो भाषा का, और ये भी उनका कहना था विज्ञान पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, धर्म की शिक्षा मत दो। अगर उन्हें आगे बढ़ाना है तो क्या पढ़ाना चाहिए? साइंस। और उनको उन्हीं की भाषा में पढ़ाओ। तेलुगु को तेलुगु में पढ़ाओगे तभी तो सीख पाएगा। मैथ्स तेलुगु में पढ़ा। मैथ्स तेलुगु, अगर भाषा तुम दूसरी भाषा में, अभी मैं तुमको अरेबिक में पढ़ाने लग जाऊं, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आएगा? ऐसे कुछ भी मैं तेलुगु में ही बोलने लगूं, तुम्हें कुछ समझ में आएगा? सर आपको तेलुगु आती है? तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का क्या मतलब है? दैट इज द लोकल लैंग्वेज। साइंस आती है. लोकल लैंग्वेज। मराठी भी आती है. और यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेज है। कहा जाता है कि कोस कोस पर भाषा बदले, 4 कोस पर पानी। 4 किलोमीटर चलो भाषा ही बदल जाती है। भारत तो ऐसा देश है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ग्रेव इरर्स इन द ईस्ट। इसका क्या मतलब समझते हो रिद्धि? दैट इज ग्रेव इरर्स। From the early 19th century, many British officials began to criticize. यहाँ इसके पहले जो भी शासक आए, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए, जेम्स मिल आए, उन्होंने तो भारत के लिटरेचर को बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया। और इसकी वजह से क्या यहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया? Yes, sir. क्या उसकी वजह से ही 1857 का ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ? कोई अगर हमारे उसको सम्मान नहीं देगा तो हम उसके अगेंस्ट हो जाएंगे कि नहीं? ये ग्रेव इरर, ये क्या हुआ बताइए? उन्हें ये पता चल चुका था कि वो थोड़े लोग हैं, 1000-2000 लोगों को अगर रूल करना है तो स्किलफुली, चतुराई से रूल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं रूल कर सकते। समझ आई बात कि नहीं? तो ये बात पहले वालों ने की थी। देखो नाम आ गया जेम्स मिल, अगले वाले में पढ़ो, अगले ही पैराग्राफ में कह दिया। जेम्स मिल ने क्या किया था बताओ? वन ऑफ, ये क्रिटिसिस्ट था ओरिएंटल का,
वन ऑफ द मोस्ट, वो बहुत डिफेम्ड था। और उसने क्या किया, ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव वांटेड। तो उसने बोला कि जो वो चाहते हैं उन्हें वो मत पढ़ाओ, जो हम चाहते हैं उन्हें वो पढ़ाओ। Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that West has made, and rather than the poetry and sacred lyrics. ये लैंग्वेज लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जेम्स मिल कौन था, was एक क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब तुम समझते हो? नहीं समझते तो लिखो आलोचक। आलोचक तुम समझते हो? नहीं सर। आलोचक का मतलब जो आलोचना करे, आलोक। है ना। आलोचक का मतलब जो हमेशा आलोचना करे, अरे बेकार की पर्क थी, वो रस में भी डूबी नहीं थी, ऐसे बर्थडे मनाया जाता है, आलोचना ही करता रहे। उसकी बुराई। हाँ, बुराई करे, ठीक है। हम 13 साल के हुए थे तो हमने गांव को भंडारा खिलाया था, ऐसे जैसे होता है। तो जेम्स मिल वाज ए क्रिटिक। वो क्या करता था, ही वांटेड दैट इंडियन शुड बी टॉट साइंटिफिक, ठीक है, साइंस एंड वॉट एवर द एडवांसमेंट द वेस्ट हैज डन, नॉट द पोएट्री एंड द रिलीजियस टेक्स्ट। ये जेम्स मिल चाहता था, लेकिन कोई मानेगा इसकी बात? ही वांटेड, देखो सब तुम्हारे बुक में उसी पैराग्राफ में लिखा है, जेम्स मिल जिसमें लिखा था, वो बहुत प्रैक्टिकल था। तो उसने क्या है, द साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज, ही वांटेड दैट इंडियंस शुड बी टॉट, क्या पढ़ाया जाए, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस and technical knowledge, and not, क्या ना पढ़ाया जाए, ठीक है, and not the sacred literature of Orient। sacred का क्या मतलब होता है? पवित्र। ऐसा होता है। चलो, by 1830 the attack of Orientalists became sharper. One of the most outspoken and influential of such critics was Thomas Babington Macaulay। देखो, मैकॉले से तुम क्या समझते हो? मैकॉले क्या क्रिटिक था, हमारा आलोचक था क्या? हाँ, मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति बनाई कि इंग्लिश पढ़ाई जाए, यहाँ की चीजें नहीं पढ़ाई जाए। अब जरा देखो कि जेम्स मिल के थॉट से ही वो प्रभावित था। अब मैकाले भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लॉर्ड मैकाले, जिनमें लॉर्ड लगता है ना, वो सब यहाँ के गवर्नर जनरल है। लॉर्ड माउंटबैटन। चलो, so now that is influential critic at that time was कौन था? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। He saw India as uncivilized। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या सोचा? लॉर्ड मैकाले का फोटो बना होगा, ये बहुत फेमस बना है। ये तो है सर थॉमस बेबिंगटन। देखो, लॉर्ड मैकाले। सो लॉर्ड मैकाले सॉ इंडिया, उसने इंडिया को कैसा देखा? एज अनसिविलाइज्ड। हम लोग बैकवर्ड हैं। जब उनकी सवारी निकलती थी, हम लोग ऐसे ऐसे करते थे दोनों तरफ खड़े होकर। तो उसने कैसे लोग हैं? ऐसे किया जाता है क्या? सो रोड के किनारे खड़े हो जाते थे। तो फिर क्या सही है? तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? उनके पैर छूने, मतलब एक तरह से स्लेवरी तो हुई है।
नो ब्रांच ऑफ ईस्ट, हम लोगों ने आसानी से उनको एक्सेप्ट कर लिया और उनके स्लेव बनना भी स्वीकार कर लिया। क्या गलत नहीं था? गलत है। So, uncivilized, no branch of Eastern language according to could be compared. What England has, यहाँ की वो वेस्ट है और हम ईस्ट हैं। उसने कहा ईस्टर्न लैंग्वेज की कोई भी शाखा इंग्लिश की बराबरी नहीं कर सकती। हम ईस्ट के हैं ना, वो कहाँ के थे बोलो? वेस्ट के। उन्होंने कहा ईस्ट, ईस्ट का मतलब ओरिएंटल। उन्होंने कहा ईस्ट की सब बेकार है। अच्छा, मैकाले ने जरा अगली लैंग्वेज क्या लिखी है पढ़ो। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, सिर्फ एक अलमारी में यूरोपियन बुक हो वो बेहतर है बहुत बड़े इंडियन और ओरिएंटल लिटरेचर से। ऐसा उसने बोल दिया। ये गलत है। ये तो बहुत- ए सिंगल ये शेल्फ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ठीक कर दे। ऑफ अल्लाह टाइप बची। गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ ऑफ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। उसने कहा पूरे भारत के सारे लिटरेचर से बेहतर है कि एक तुम्हारे पास ऐसी पूरे भारत के लिटरेचर को बोल दिया इज बेटर देन होल इंडियन लिटरेचर। अलाउद्दीन खिलजी ने जब वहां पर सारनाथ में चला था तो नालंदा में 6 महीने तक इंडियन लिटरेचर चलता रहा। इतना सारा इंडियन लिटरेचर। इंडिया नालंदा यूनिवर्सिटी। बुझाए में उसने अपने सैनिक लगा दिए। वो यहाँ से पूरा मिटा देना चाहता था बौद्ध और हिंदू संस्कृति, नालंदा जबकि ये 10,000 साल पुराना लिटरेचर था। लोग सर यूरोपियन लाइब्रेरी होगा। हैं? गुड यूरोपियन लाइब्रेरी। पता नहीं क्या शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, उससे हमारा बहुत पूरे विश्व का नुकसान हुआ क्योंकि उस है क्या 6 महीने उसी का शासन बारिश नहीं होगी। है बोल रही है 6 महीने में बारिश नहीं हुई होगी। हुई होगी नहीं हुई ये तो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। नहीं भी होगी 6 महीने ऐसा होता है, लेकिन 6 महीने तक जलता रहा। इतना लिटरेचर था। कितने 33 देश के लोग वहां पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी। 33 देशों के। जलाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जो यहाँ की कौन सी एक रानी थी उसके चक्कर में पड़ा था अभी पद्मावती सर है वो ना? तो अलाउद्दीन खिलजी। पद्मा वही तो अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के यस सर। घोंप दिया था छुरा। और पद्मावती भी 30,000 रानियों के साथ जौहर कर दी। 30,000 राडियो के साथ। सर वो सती हो गई। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि यूरोपियन पूरा बोल दिया, सिर्फ इंडियन नहीं बोला, इंडियन एंड अरेबिया, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति बेकार है बोला नहीं। अरेबिया भी लिखते हैं, अरेबिया भी एंड अरेबिया। अब देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग। इट वाज, इसलिए उसने कहा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देगी किसके लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, ओरिएंटल लर्निंग के लिए। यहाँ की शिक्षा नहीं देगी। जिसको पढ़ना है कहाँ पढ़ो आके, कॉन्वेंट स्कूल में। बोल बात समझ आ गई कि नहीं? और कॉन्वेंट स्कूल में छूट दी जाएगी। और जो ऐसे लोग हैं, ये बहुत पहले की बात है, फिर बाद में ये लोग आए। कॉन्वेंट क्या है इससे? जरा समझो चीज को। पहले जेम्स मिल का है, हम लोग फ्लैशबैक में जा रहे हैं। फ्लैशबैक में क्या है, जेम्स मिल और वॉरेन हेस्टिंग, उनकी ये मैकाले की शिक्षा नीति। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि अब हम किसकी शिक्षा देंगे। और कुछ लोग समर्थक भी थे। वो कौन कौन से समर्थक थे बताओ? जैसे कोलर ब्रूक थे, वो समर्थक थे। और किसका नाम है, विलियम जोन्स, वे समर्थक थे। लेकिन चलेगी किसकी, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, तो चलेगी तो उसी की, है ना? तो इसलिए उसने शिक्षा नीति बनाई। और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया होगा बताओ?
बोलो बोलो। अपडेट किया होगा। एक तरफ मुंशी, एक तरफ पंडित बैठा दिए। हाँ, बोलो तुम्हारे क्या क्या नियम है। लिख दिया। लॉ बना दो। अब बोल दिया ये ये जो है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता दंड से। बना दिया। संहिता का मतलब दैट इज लॉ। भारतीय दंड, इंडियन पिनल कोड, वो जो उसमें लिखे आचार संहिता, सारे नियम उसमें लिखा दिया। अब बोल दिया ये मुस्लिम लॉ। आप मौलवी लोग बोलते मुस्लिम लॉ हो गया। और इसने क्या किया बताओ, मैकाले ने क्या किया अभी बताया। इसने शिक्षा नीति बदल दी। बोला जो इंडियन लोग हैं अब उनको पहली बार उनको क्या बोला कि 6th क्लास से, कॉन्वेंट स्कूल में क्या था ना, 6th क्लास से इंग्लिश की ABCD पढ़ना कंपलसरी हो गया। 6th मैंने हम लोग खुद ही 6 से पढ़े, 6th में यही पढ़े थे। अरे ये कितना कठिन होता, ये कैसे। और पहले 5 years तक, 5 क्लास तक वर्नाकुलर लैंग्वेज और 6th से इंग्लिश ABCD। ये मैंने फर्स्ट क्लास से ABCD पढ़ी है। फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे हो जाता ना, एक साथ नहीं किया जा सकता। मैंने तो समझिए बात को, पहले के धीरे धीरे चीजें बदलती है ना, एक साथ नहीं बदली जा सकती है। अभी भी तुम लोग देखो किसी को फ्रेंच सिखाई जाती, क्या छोटा बच्चा फ्रेंच सीख पाएगा? 8th से सिखाई जाती, 7th से। अब कोई हंसने लगे और धीरे धीरे फ्रेंच अगर कॉमन हो जाए तो फिर 1st से सिखाई जाने लगे, बोलने लगे। लेकिन नई चीज सिखानी, अभी स्पेनिश सिखाओ, क्या छोटा बच्चा सीख पाएगा? तो ऐसे ही हम लोग को सिखाया जाता है ये चीज। अब देखो तो इन्होंने क्या किया बताइए। दैट इज ही announced that there is no point in wasting money in that is Vedic school and Gurukuls because they are teaching nothing. It is all waste. तो हमें क्या सिखाना चाहिए? जो सिखाना चाहिए वो कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया जाएगा। अब इसके लिए देखो, फॉलोइंग मैकालेज माइन्यूट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी हो गई, लिखो इस चीज को। फॉलोइंग सो इंग्लिश नाउ एज पर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। कब का था ये एक्ट बोलो? सर 1835। 1835। अब समझो हम लोगों ने 100 साल तक इंग्लिश पढ़ी, क्योंकि 1947 में तो आजाद हुए। सर अभी भी पढ़ रहे हैं। 110 साल तक अभी भी इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। नाउ दैट इज एज पर, ये क्या हुआ? इंग्लिश एजुकेशन मेड कंपलसरी इन इंडिया। इंग्लिश, इसको कहते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। हम लोग अभी, मैं 2 साल पहले बीएड किया हूं तो उसमें लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा नीति पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश सर क्या थी उस नीति में? एजुकेशन वॉज, इसका बहुत विरोध हो रहा है। अब तो बदल गई है। मेड, क्या हुआ? हटा दिया भाई, कंपलसरी। हटा दिया तो कोई और नहीं। 2020 में। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए। नाउ द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा जो बच्चे हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं उनको वर्नाकुलर में नहीं पढ़ाई जाएगी। तेलुगु में बीएससी नहीं कर सकते हो, बीएड नहीं कर सकते हो, तेलुगु में कुछ नहीं। हायर एजुकेशन पढ़ी इंग्लिश में पढ़ो, और 5वीं 6वीं तक है तो अपना तमिल तेलुगु इंडियन सीखते रहो। उसने क्या कंपलसरी कर लिया? इफ यू वांट हायर एजुकेशन, तभी तुमको नौकरी मिलेगी, देन यू हैव टू लर्न इंग्लिश। रिपोर्ट लिखा है, ठीक है? क्या लिखा है बताइए? he made for higher education English is made compulsory. और अभी उन्होंने क्या बोला? टेम्पल ऑफ डार्कनेस किसे कहा बोलो? टेम्पल ऑफ डार्कनेस। हाँ, जो कोई बता दी, कितना बढ़िया, तुरंत इन्होंने बताया कि टेम्पल ऑफ, नहीं बोला कि क्या बताया कि बोला कि बनारस हिंदू कॉलेज एंड मदरसास आर द टेम्पल ऑफ डार्कनेस।
ये अंधेरे में ले जाएंगे, लिखा है, पढ़ो। उन्होंने क्या बोला? फिर बनारस संस्कृत कॉलेज, हाँ? बनारस संस्कृत कॉलेज, क्या जी? बनारस संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज है, हाँ वही हिंदू कॉलेज संस्कृत कॉलेज लिख लो। तो उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज एंड कलकत्ता मदरसा, जो विलियम जोन्स ने बनाया था, उसको इन्होंने टेम्पल ऑफ डार्कनेस बोल दिया। जरा टाइमलाइन दोनों की देखो, विलियम जोन्स ने कब बनाया था और इनकी शिक्षा नीति कब आई? इनकी आई थी 35 में। टाइमलाइन, विलियम जोन्स ने कब स्थापना हुई? 1791 में क्या हुई? सर 1781 से 81 और इनकी नीति कब आई? 1825। तो ये बाद में आई। तो उन्होंने बनाया, इन्होंने उसको बोल दिया ये तो अंधेरे के मंदिर है। बदल दो। He said चलो मैं that बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज भी वही हिंदू कॉलेज ही है, वहाँ संस्कृत ही पढ़ाई जाती है। तो सर उस मंदिर में अभी भी जाते हैं पढ़ने? अभी BHU IIT का सबसे टॉप मोस्ट वो है, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। एंड मदरसा, कलकत्ता मदरसा, as temple of darkness। गांधी जी भी चाहते थे कि भारतीय लोगों को विज्ञान की शिक्षा दी जाए। इतना ही रखो। हेलो।